गुरमीत चड्ढा से जो कंप्लीट सर्कल के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं, कि ये कंपनी क्या है, किस तरह कामकाज करती है, किस तरह के डिसरप्शंस लाएगी, क्या है पूरी चीज़ें, ये हम समझने की कोशिश करें। क्योंकि रिलायंस जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में तेल, गैस, रिन्यूएबल, फिर जियो प्लेटफॉर्म्स आ जाता है जिसमें टेलीकॉम है, रिटेल भी आ जाता है। ये एकदम से एक नया हमें समझ में आया कि ये फाइनेंशियल सेक्टर से पूरा है। गुरमीत, बहुत बहुत स्वागत है। डिमर्जर पूरा हो गया है, कांस्टेंट वैल्यू पर रहेगा, लिस्टिंग अब महीने डेढ़ महीने जब भी होगी तब उसके बाद होगी। लेकिन जियो फाइनेंशियल एज ए कंपनी क्या व्यू है आपका? नीरज जी, बजाज ने बहुत थम्स अप दिया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो था वो 250 से 190 रुपए के बीच में था। 261 के आसपास की प्राइस डिस्कवरी है। दो चीजों को लेकर बाजार एक्साइटेड है। बाजार को लगता है कि जैसा बजाज फाइनेंस 2007 में स्पिन ऑफ हुआ था बजाज ऑटो से, और इतना डिस्ट्रप्शन किया कंज्यूमर लेंडिंग और मर्चेंट लेंडिंग में, आज आप देखेंगे बजाज फाइनेंस 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बजाज ऑटो 1.3 का मार्केट कैप है। तो जो डीमर्ज जो एंटिटी आई थी वो 3-4 टाइम्स हो गई बजाज ऑटो। तो आई थिंक बाजार को लगता है कि ये डिस्ट्रप्टिव होगा, और थोड़े से पैरेलल्स मुझे लग रहा है ड्रॉ कर रहा है बाजार, और थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट भी अच्छा है, इसलिए जो है तो काफी फैक्टर्स प्ले करते हैं जब आप बुलिश सेंटीमेंट में होते हैं प्राइस डिस्कवरी में। पर मुझे लगता है नीरज जी, ये कंपनी में पोटेंशियल है डिसरप्ट करने का, क्योंकि देखिए अभी से वर्डिक्ट देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब आप लेंडिंग एंटिटी बनाते हैं, आपकी क्रेडिट अंडरराइटिंग, कलेक्शंस, प्लेटफॉर्म, रिकवरी, एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये समय के साथ बनता है। ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट सडनली 3-4 लाख करोड़ का लोन बुक क्रिएट कर लेंगे। बजाज फाइनेंस अब जाके 15 साल बाद 2.25-3 लाख करोड़ का लोन बुक हुआ है। तो मुझे लगता है समय लगेगा, बट पोटेंशियल है, क्योंकि बड़े बेस के साथ स्टार्ट कर रहा है। 6.1% का रिलायंस का ट्रेजरी का शेयर इसमें ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वैल्यू लगभग 1.25 लाख करोड़ है। कंपनी की अपनी नेटवर्थ FY 22 की करीबन 15-20 हजार करोड़ की, तो एक अच्छे नेटवर्थ से स्टार्ट कर रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कोर नेटवर्क है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू में, उसमें मार्क टू मार्केट गेन नहीं आता है, उसको एडजस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से। तो आगे जाके जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड करेगी, उसको बोरो करना पड़ेगा और कैपिटल रेज करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये कंपनी में डिस्टर्ब करेगी, बहुत डेटाबेस है इनके पास, बट अभी एकदम से व्यू बनाना मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी। तो हम लोग जब लिस्टिंग होगी उस दिन बनाएंगे। अभी तो हम थोड़ा इसको अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कंपनी करेगी क्या क्या है। तो जो इससे पहले बहुत सारी खबरें आपने पढ़ी होंगी कि किस किस तरह के, तो एक तो ये जितने भी तरीके के इनके फाइनेंशियल कामकाज थे वो सब इसमें आ गए हैं। तो ये SME की फंड लोनिंग भी करेंगे, कंज्यूमर लोन भी देंगे, पेमेंट की सर्विसेज भी देंगे, इंश्योरेंस ब्रोकिंग भी करेंगे, स्टॉक ब्रोकिंग भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो, तमाम तरीके की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं अंडर वन रूफ इसमें होंगी। और जैसा कि गुरमीत बता रहे हैं कि वो रिलायंस के जो 6.1% शेयर इसमें आए हैं, उसकी वैल्यू ही अपने आप में काफ़ी बनती है। और इनका जो इनकी जो एक वैल्यू निकल के आ रही है गुरमीत, वो काफ़ी बड़ी है। अगर आप दूसरों से कंपेयर करें तो जियो फाइनेंस की नेटवर्थ 1,40,000 करोड़ के आसपास बैठती है, जबकि जो और बड़े बड़े दिग्गज इवन बैंक को भी आप देखें तो इससे थोड़ा कम ही बैठेंगे। तो चूंकि आप बैंकर भी रह चुके हैं इस स्पेस में, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपेयर करिएगा, अभी जो हमारा हिंदुस्तान है उसमें ज़्यादातर बैंकिंग एंड सर्विसेज 25-30 करोड़ लोगों को एड्रेस कर रही हैं। तो एक जो ये लोग कहते हैं कि कोई डिसरप्ट हो जाएगा, किसी को दिक्कत हो जाएगी, मुझे लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा है और अनटैप्ड मार्केट पड़ा हुआ है। उसमें एक नया प्लेयर आता है, नई टेक्नोलॉजी, नया एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के साथ, तो उसको फायदा होगा। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत हूँ जी, और आपने बिल्कुल सही बोला। डिस्ट्रप्शन नंबर ऑफ न्यू टू क्रेडिट क्लाइंट्स लाने में, आज जियो के 44 करोड़ सब्सक्राइबर, रिलायंस रिटेल के 24 करोड़ कस्टमर्स हैं, रिलायंस के 18,000 स्टोर्स हैं, बहुत बहुत डेटा है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी नीरज जी, वो जो उन्होंने टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कामत साहब तो नहीं है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जैसे हितेश सेठिया वेटरन है, उन्होंने कई बिजनेसेस इंक्यूबेट किए हैं ICICI बैंक में, ओवरसीज से लेकर प्लस ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप, रिस्क कंप्लायंस, हर जगह काम किया, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है। फिर जो बोर्ड में अगर आप मेंबर्स देखेंगे तो सुनील मेहता है, जिन्होंने PNB में काफी टर्नअराउंड में बड़ा रोल प्ले किया था, कॉर्पोरेशन बैंक के ED थे। राजीव महर्षि हैं जो एक्स यूनियन सेक्रेटरी है, 13 CAG थे इंडिया के। मिस्टर बिमल है जो कि PwC के एक्स पार्टनर थे। बहुत अच्छा बोर्ड बन रहा है, मिड मैनेजमेंट में भी, सीनियर मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी हायरिंग कर रहे हैं। और बैंकिंग मैंने देखा है टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने वो देखा है
बजाज फाइनेंस में राजीव जैन ने कैसे लीड किया, या फिर आईडीएफसी फर्स्ट में वैद्यनाथन जी ने जैसे टर्न अराउंड किया है, आईसीआईसीआई बैंक में संदीप बख्शी। तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं। मुझे लगता है इनके पास काफी एडवांस डेटा एनालिटिक्स है। शुरू में मुझे लगता है ये कंज्यूमर लेंडिंग और पेमेंट्स को ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, मर्चेंट लेंडिंग में धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि रिलायंस का अपना वेंडर इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बहुत बड़े सप्लायर, बहुत सप्लायर्स हैं, तो और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उनके पास। तो आई थिंक जो एज है इनके पास वो है जो इन हाउस इनका डेटा एनालिटिक्स होने वाला है, और एक बड़े बेस के साथ शुरुआत करें तो डिस्ट्रप्शन नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऐड करने में होंगे। और आपने सही बोला धीरज जी, हमें 1 दर्जन बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल और बहुत सारे लेंडर्स चाहिए। जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होगी, 5 ट्रिलियन जाएगी और 10 ट्रिलियन डॉलर जाएगी। हाँ, चूंकि मार्केट काफ़ी बड़ा है तो इसलिए उस लिहाज से देखना चाहिए। जैसे अपना क्रेडिट टू जीडीपी रादर 88% के आसपास मेरे ख्याल में है, बाकी बहुत जगहों पे बहुत है। तो अब शायद वो तरीका, चूंकि इनके पास डेटा की हम लोगों ने बात की कि काफ़ी बड़ा डेटा है, तो शायद वो ये भी हो सकता है कि कोलेटरल के बजाय पोटेंशियल अर्निंग देख के फिर हम लोनिंग शुरू करें तो और ज़्यादा रफ्तार से ये ग्रो कर पाएंगे। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि जो मर्चेंट वाली लेंडिंग है वो अभी अनटैप्ड, बिल्कुल टच नहीं किया किसी ने, उसमें ये बाजी मार ले जाएंगे? बिकॉज इनके पास डेटा भी है, टेक्नोलॉजी भी और एक्सेस भी है। बिल्कुल एज रहेगा जी, बट क्या है लेंडिंग भी ना, जैसे बजाज फाइनेंस अब हमें लगता है एक एंटिटी है, उनके पास 34 डिफरेंट लेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो माइक्रो लैप है, प्री अप्रूव कार लोन है, पीएल है, एसएमई फंडिंग है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं लेंडिंग के। और लेंडिंग में भी निश होती है, आप किस एरिया में ऑपरेट करना चाहते हैं। जो एमएफआईज हैं वो रूरल एरियाज में ज्यादा ऑपरेट करते हैं। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग वाले हैं, वो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के लाइसेंस में काम करते हैं, जैसे होम फर्स्ट है। तो मुझे लगता है वो शुरू में अपना निश चूज करेंगे, और कंज्यूमर लेंडिंग उनका निश है, क्योंकि जियो और रिटेल के नेटवर्क को लेवरेज करेंगे। पेमेंट्स में क्योंकि जियो का अपना पेमेंट प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं, आई थिंक वहां पे भी एग्रेसिव होंगे। तो पहला मुझे लगता है कंज्यूमर लेंडिंग और पेमेंट्स पे होगा, फिर मर्चेंट बैंकिंग पे भी साथ में काम करेंगे। और साथ साथ जैसा आपने बोला, नए बिजनेस भी इंक्यूबेट करते जाएंगे, जैसे 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 ब्रोकिंग है, इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट है, जो कि सब एंटिटीज करी है। बजाज फिनसर्व देखिए आप, इवेंचुअली उन्होंने किया है, या किसी भी बड़े ग्रुप ने किया है। तो मुझे लगता है आपको इसमें थोड़ा लंबा व्यू लेना चाहिए, कि आपको ये व्यू लेना चाहिए कि जियो फाइनेंशियल में वो काबिलियत है कि क्या वो 10 साल में डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसमें लंबा व्यू लेके एंटर करिए। जस्ट की प्राइस डिस्कवरी अच्छी हुई है और 261 का है, वो नियर टर्म व्यू के थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड मत हुई। प्लेटफॉर्म बनाने में, लेंडिंग बुक बनाने में समय लगेगा। दूसरा, सही टेस्ट होता है खराब क्रेडिट साइकिल। अभी अच्छी क्रेडिट साइकिल है, एक कोविड जैसा पीरियड आता है बीच में, जब आपका टेस्ट होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। तो इस बिजनेस में जिसका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है वही लंबी रिस्क है, क्योंकि ये वाला बिजनेस ही बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट ही है। चूंकि हम लोगों को याद आता है कि ये ग्रुप रिलायंस ने जब अपनी प्लेटफॉर्म सर्विस यानी टेलीकॉम सर्विसेज जब लॉन्च की थी तो मार्केट बहुत हद तक मैच्योर था, जायंट प्लेयर्स थे। ऐसा लग रहा था कि ये एनरोड करेंगे कैसे, सब कुछ तो है ऑलरेडी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने किया और बहुत कम समय के अंदर ये इतने बड़े प्लेयर बन के आए, उससे ये डिस्कशन या डिबेट शुरू होती है कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नए आइडियाज़ आ सकते हैं जो शायद किसी ने भी नहीं सोचे हों, जो छोटे छोटे दुकानदारों को लोन चाहिए या उस तरह की वो एक मार्केट हो सकता है ये अपने अपडेट करें। तो ये एक डिबेट इसमें बनती है। अब थोड़ा निवेशकों की तरफ से बात करें, जिन लोगों के पास रिलायंस है उनको तो एक शेयर उनको मिलेगा। कल तक जिसके पास शेयर था उसको इसका एक शेयर मुफ्त में आपके अकाउंट में किसी दिन आ जाएगा, और फिर जब इसकी लिस्टिंग होगी तो वो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी इंडिकेटिव प्राइस आपके सामने है और जो कंपनी सोच रही थी उससे दुगना है। मैं कोई व्यू नहीं बनाना चाह रहा ना, मैं ये आपसे राय मांग रहा हूँ, लेकिन एक जनरली लिस्टिंग के दिन क्या ये जो एक चर्चा चली उसमें मुझे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो बहुत सारे इंडेक्स फंड है वो बेचने आएंगे क्या? नहीं नहीं जी, मुझे नहीं लगता लॉन्ग साइड में कुछ ऐसा सेलिंग देखने को मिलेगा। और रिलायंस भी अगर आप देखेंगे अपने आप में, तो अभी और फ्यूचर अनलॉकिंग होनी है। आप देखिए रिटेल बिजनेस में उन्होंने अभी 1361 रुपए के आसपास माइनॉरिटी शेयर्स को एस्टिंग्विश किया। तो रिटेल का वैल्यूएशन मोटा मोटा 90 से 100 बिलियन डॉलर है। जियो का वैल्यूएशन करीबन करीबन 120 बिलियन डॉलर है। अभी जियो फाइनेंशियल की भी प्राइस डिस्कवरी हो गई है। तो अगर आप एड अप करेंगे तो एनर्जी बिजनेस और ऑयल टू केमिकल बिजनेस तो फ्री है। आप टोटल एडअप करिए तो 250-250 बिलियन डॉलर बनता है सिर्फ न्यू एज बिजनेस का, जो कि करंट मार्केट कैप है रिलायंस का। तो मुझे लगता है अगर आप लंबा व्यू ले 2-3 साल का, तो आगे जाके जियो
रिटेल और एनर्जी बिजनेस भी सेपरेट एंटिटीज होंगे, डीमर्जर होगा, लिस्टिंग होगी। और अभी ये ब्रॉडर सक्सेशन प्लानिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता नहीं कि हमें बहुत ज्यादा नियर टर्म मूवमेंट से, थोड़ा हम रिसेंसी वाइज बना लेते हैं, बट हमें ध्यान रखना ये 2300 से 2800 की रेंज में ही है लगभग 2 साल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर रिलायंस शेयर में भी अभी काफी अनलॉकिंग होनी है। और जियो फाइनेंशियल पे शॉर्ट टर्म व्यू मत बनाइए। अगर आपको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ अगर है कि ये डिस्टर्ब कर सकता है तो समय देना पड़ेगा। अच्छा गुरमीत, एक आखिरी सवाल, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। जिन लोगों के पास रिलायंस का शेयर नहीं था उनको तो मिलेगा नहीं, तो उनको कब खरीदना है? लिस्टिंग के दिन खरीदना है, 1 महीने बाद खरीदना है, वेट करना है? इसका जवाब आज आप देंगे या लिस्टिंग के दिन देंगे? मैं तो आज बता दीजिए ना अंदाजा। अगर आपका 5 साल का व्यू है तो 9:16 पे ले सकते हैं जैसी लिस्ट होगा जियो फाइनेंशियल का शेयर। और अगर आपका टैक्टिकल और ट्रेडिंग व्यू है तो अगर बहुत प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो थोड़ा वेट करिए। परफेक्ट जवाब है। मैंने कहा क्योंकि बहुत सारे लोग ये शो देख के सोचेंगे अरे मेरे पास रिलायंस था नहीं, मुझे मिलेगा नहीं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी तब होगी जिस दिन लिस्ट होगा, उस दिन आप सोचेंगे क्या है जो इसलिए गुरमीत राय दी। अच्छा, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ये कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसकी ओनरशिप रिलायंस की है, तो आप हमारी सारी बातों को सुन के जो व्यू बनाए उसको कहीं जाके फिर वेरीफाई कराएं, किसी और से भी सलाह लें। जब वहां आप कंफर्म हो जाए तब आप कोई एक्शन करिएगा। फिलहाल ये आपके लिए राय डिस्क्लोजर के साथ है। गुरमीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी देने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि जो नया प्लेयर मार्केट में आया है इसका बिजनेस क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, और अब हमें इंतजार करना होगा उस दिन का जब ये लिस्ट होगा मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे मार्केट के क्या हालात हैं, क्योंकि लाइफ हाई की तरफ तो सारे इंडाइसेस बढ़ रहे हैं। मेरे को लगता है कि आज